मैनचेस्टर सिटी ने एफएफपी को ब्रीच किया है, फाइनेंशियल फेयर प्ले का यहां पर उल्लंघन हुआ है। क्या इसमें डिटेल्स हैं, किस तरीके से यह हुआ है, क्या न्यूज आ रही है? बहुत सारे यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मैन सिटी को पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन्स लग सकते हैं, पॉइंट डिडक्शन हो सकता है, प्रीमियर लीग टेबल पे वो नीचे खिसक सकते हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो उनके साथ खराब हो सकती है। तो एक बार अपन नजर डालते हैं कि हुआ क्या इस पूरे केस में, और एंड में मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि क्या होगा, और क्या चेल्सी को भी सतर्क रहना चाहिए कि ये इतना सब कुछ जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं मैनचेस्टर सिटी पे, क्या चेल्सी को भी एक नजर एफएफपी पे रखनी चाहिए? तो उन सब चीजों की आज बात करेंगे। तो एक्चुअली में केस क्या हुआ है मैं आपको पूरा वो समझा देता हूं। तो 5 साल के अंतराल में एक इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये चीजें निकलकर आई हैं सामने कि 2009 से लेकर 2018 तक लगभग 100 बार ब्रीच किया है एफएफपी को मैनचेस्टर सिटी ने, यानी कि लगभग 100 बार रूल्स तोड़े गए हैं एफएफपी के इस दौरान। अब देखिए, एफएफपी की जो बुनियाद होती है वो ये होती है कि जो क्लब्स हैं उनको उतना ही स्पेंड करना अलाउड होता है जितना वो अर्न करते हैं। मतलब उसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप अपनी अर्निंग्स का कितना खर्च कर सकते हैं ट्रांसफर मार्केट में। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो एफएफपी पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप प्लीज जाएं उसको चेक करें। उसका लिंक जो है आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा इस समय। तो बेसिक जो फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल फेयर प्ले का वो ये है कि आप जितना अर्न कर रहे हैं, जितनी आपकी कमाई है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो टिकट सेल्स हो, आपके स्पॉन्सर्स हो, मार्केटिंग रेवेन्यू वगैरह वगैरह, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है रेवेन्यू की क्लब के लिए। तो जो आपकी अर्निंग्स है उसका एक क्राइटेरिया है कि आप उतना ही पैसा खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। तो मैनचेस्टर सिटी पे यहां पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपनी अर्निंग्स को इन्फ्लेट किया है, मतलब उन्होंने अपनी अर्निंग्स को ज्यादा बताया है। जब उन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी तो उन्होंने पूरी तरीके से करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई अथॉरिटीज को। इसमें एक और यह चीज निकल के आई है कि उन्होंने अपने कुछ एक्सपेंसेस भी छुपाए, जैसे उन्होंने 4 साल के पीरियड में उनको एक मैनेजर को दी गई, एक्चुअली में उन्होंने जितना पे किया उनको वो उन्होंने करेक्टली डिस्क्लोज नहीं किया है, उससे कई ज्यादा पे किया था और बुक्स में जो है वो एक्सपेंडिचर उन्होंने कम दिखाया है। उन्होंने एफएफपी के रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं किया है और जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें भी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया है। पहले भी फरवरी 2020 पे यूएफए ने बैन लगाया था मैनचेस्टर सिटी पे 2 साल का और 30 मिलियन पाउंड्स का उनको फाइन दिया गया था एफएफपी के रूल्स ब्रीच करने के लिए। लेकिन जब उन्होंने सीएएस, जो की है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, उसमें जब उन्होंने वापस से अपील दाखिल करी तो उनका जो बैन है वो ओवरटर्न कर दिया गया, बैन उनको नहीं लगा था और जो 30 मिलियन का फाइन था उसको 10 मिलियन कर दिया गया और मैनचेस्टर सिटी को वहां पर क्लीन चिट दे दी गई थी। अब यहां पर यह रूलिंग दी गई है कि मैनचेस्टर सिटी इस डिसीजन को अब अपील भी नहीं कर सकती। अब जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो यूएफए के द्वारा नहीं लगाए जा रहे, वो एफए के द्वारा लगाए जा रहे हैं डायरेक्ट, जो कि फुटबॉल एसोसिएशन है, जो इंग्लैंड की पूरी फुटबॉलिंग बॉडी है। तो इस चीज को वो अब अपील नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहां पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती। अगर आपने 10 साल पहले भी कुछ फ्रॉड कमिट किया होगा तो उसकी सजा आप आज पाने के लिए लायबल हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है और बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड चीज है, ये ऐसा आज तक हुआ नहीं है। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल फेयर प्ले की हम बात करते रहते हैं कि क्या फाइनेंशियल फेयर प्ले, चेल्सी को बहुत ज्यादा इस बार क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि कुछ लूप होल्स उन्होंने ढूंढ लिए थे सिस्टम में जिसकी वजह से फाइनेंशियल फेयर प्ले उन पर नहीं लागू होगा। और एक और रूलिंग आ रही है चेल्सी के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देने की वजह से प्लेयर्स को कि 5 साल से ज्यादा कब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाएंगे अगली ट्रांसफर विंडो से ही। और ये इसीलिए लगाया गया ताकि फाइनेंशियल फेयर प्ले के जो रूल्स हैं उनको कंप्लाई किया जा सके और उनको अच्छे से लागू किया जा सके। अब बात यह है, जैसे मैं चेल्सी के केस में आपको बता रहा हूं, जैसे चेल्सी ने मान लीजिए मिखाइलो मुड्रिक को खरीदा 80 मिलियन में और उनको 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो यहां पर जैसा मैंने उस एफएफपी वाले वीडियो में आपको समझाया था कि एमोर्टाइजेशन यहां पर हो रहा है, तो 80 डिवाइडेड बाय 8 यहां पर 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन होगी मुद्रिक की जो ट्रांसफर फी है। और अगर अगले सीजन मान लीजिए मुद्रिक को चेल्सी 50 मिलियन में बेच देती है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा उनकी बुक्स में। तो यहां पर इस तरीके से काम करता है एफएफपी, पूरी जो ट्रांसफर वैल्यू है वो एक साथ काउंट नहीं होती। तो आपको यह भी देखना पड़ता है कि आप किस तरीके से अपनी जो फाइनेंसेस है उनको मैनेज कर रहे हैं, आप एक्सपेंडिचर किस तरीके से दिखा रहे हैं और आपकी जो रेवेन्यूज है वो आप किस तरीके से शो कर रहे हैं बुक्स में। तो यहां पर मैनचेस्टर सिटी पे यह भी आरोप लगा है कि बहुत सारी शेल कंपनीज और जो स्पॉन्सर हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते या जिन्होंने पैसा नहीं दिया है मैनचेस्टर सिटी को उतना जितना वो क्लेम कर रहे हैं रेवेन्यूज में अपने, वो अपनी बुक्स में वो दिखा रहे हैं और वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है वो पैसा जो मैनचेस्टर सिटी दिखा रही है कि जो उन्होंने अर्न किया अपनी रेवेन्यू से। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम एक ईमेल देखें जो साइमन पियर्स ने किया था और यहां पर पेमेंट्स का उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन देते हुए किया है और कुछ यहां पर डिस्क्रिपेंसीज निकली हैं उनके। तो अगर हम 2013-14 सीजन की बात करें तो 67 मिलियन पाउंड्स का ब्रेकअप ऐसे हुआ था कि 35 मिलियन पाउंड्स
शर्ट की डील थी, 17.5 मिलियन ट्रेनिंग किट और कैंपस नेमिंग राइट्स की डील थी, और 15 मिलियन जो था वो स्टेडियम नेमिंग राइट से कमा रही थी मैनचेस्टर सिटी। तो अगर इसको हम कॉन्टेक्स्ट में लें तो सबसे महंगी जो नेक्स्ट डील थी वो आर्सेनल की थी, 30 मिलियन पाउंड्स पर ईयर की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड की एऑन के साथ जो डील थी वो सिर्फ 20 मिलियन पाउंड्स की थी। तो सिटी की 35 मिलियन पाउंड्स की जो डील थी 2013-14 सीजन की, वो उस समय की बिगेस्ट शर्ट डील होती प्रीमियर लीग में, अगर इन नंबर्स पे हम नजर डालें। तो यहां पर डेफिनेटली जो रेवेन्यू कमा रही है मैनचेस्टर सिटी, उसको इन्फ्लेट करके दिखा रही है वो बुक्स में, और इसी की तरह आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इसमें। तो इस तरीके से जो है मैनचेस्टर सिटी पे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और ये मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअली में ये पूरा माजरा क्या है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी निटी ग्रिटीज और डिटेल्स होंगी जो कि अभी और हमको पता चलेगा कि क्या होगा। अब होगा क्या मैनचेस्टर सिटी के साथ, मुझे पर्सनली क्या लगता है, देखिए आई थिंक मैनचेस्टर सिटी को बैन तो नहीं किया जाएगा यूरोपियन कंपटीशन से, वो मुझे नहीं लगता होगा। मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से एक फाइन लगेगा, मुझे नहीं लगता पॉइंट्स डिडक्शन भी होगा, क्योंकि अब मैनचेस्टर सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है प्रीमियर लीग का। और अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का भी फैन बेस दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, जो कि एक प्रीमियर लीग के लिए अपने आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम है बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर एक ऑप्शन है प्रीमियर लीग के पास कि क्या इस चीज को एज एन एग्जांपल सेट कर सकते हैं, वो पनिश करके मैनचेस्टर सिटी को बाकी क्लब्स के लिए एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। मैं चेल्सी पे भी आऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यहां पर लूप होल निकल आएगा फिर से, और मैनचेस्टर सिटी को उस हद तक पनिश नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कुछ फाइन्स वगैरह दे दिए जाएंगे। इतने जो आरोप लगे हैं, मान लीजिए अगर 100 आरोप लगे हैं तो उसमें से 80 जो हैं वो मैनचेस्टर सिटी प्रूव कर देगी कि नहीं ये ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, 20 में शायद वो गिल्टी हो, और उस तरीके से उनपे कुछ फाइन लगा दिया जाए, थोड़ी बहुत उनपे कार्रवाई हो, और मैक्स टू मैक्स एक विंडो का ट्रांसफर बैन लग जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि पॉइंट डिडक्शन की नौबत आएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसमें एकदम ही प्रीमियर लीग को पनिश करना है तो बिल्कुल पॉइंट्स डिडक्ट हो सकते हैं यहां पर मैनचेस्टर सिटी के, जो मुझे लगता नहीं है। अब मैं बात करता हूं चेल्सी की। मुझे क्यों लगता है चेल्सी सेफ है? पहली बात तो चेल्सी का डेट पूरा क्लियर हो चुका है, नई ओनरशिप आई है तो डेट चेल्सी पे कुछ है नहीं। रोमन अब्रामोविच सारा डेट जो है वो वाइप ऑफ करके जा चुके हैं। दूसरी चीज ये है अमोर्टाइजेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, जो चेल्सी ने बड़े बड़े और लंबे लेंदी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए प्लेयर्स को, वो फाइनेंशियल फेयर प्ले की गाज से बचने के लिए ही किए हैं कि जो हम रेवेन्यू है इतना तो कमा ही लेंगे कि हम फाइनेंशियल फेयर प्ले में ना फंस सकें। और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिए ताकि वो कैलकुलेशन जब होगी कि आपने कितना ट्रांसफर मार्केट में पैसा एक्चुअली में खर्च किया है तो वह आपकी अर्निंग से कम होगा, और इस तरीके से आप फाइनेंशियल फेयर प्ले से बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि चेल्सी यहां पर इस लिहाज से सेफ है। दूसरी चीज यह है कि जब सैंक्शंस लगे थे चेल्सी पे और रोमन अब्रामोविच को फोर्स आउट कर दिया गया था क्लब बेचने के लिए, तो बहुत ही बारीकी तरीके से यहां पर पहले ही इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है चेल्सी के फाइनेंसिस पे, और किस तरीके से चेल्सी ने पैसा खर्च किया है, क्या नहीं किया है। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर से वो ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत है चेल्सी के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसा हमको उस समय रिपोर्ट्स में भी पता चला था कि हर पॉसिबल कोशिश की जा रही थी कि कैसे ना कैसे करके चेल्सी को और फंसाया जाए उस समय, और फोर्स किया जाए कि रोमन अब्रामोविच अपना क्लब बेच दें। और सैंक्शंस जो हैं उनको इसी तरीके से लागू किया गया था उस समय। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी चेल्सी के साथ हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि चेल्सी फिलहाल सेफ है, लेकिन हां अब आगे बढ़ते समय इन सब चीजों का ध्यान ना केवल चेल्सी को बट बाकी क्लब्स को भी रखना पड़ेगा। और जहां तक अर्निंग्स और रेवेन्यूज की बात है, मुझे नहीं लगता कि चेल्सी ने इस तरीके की इन्फ्लेशन वाली चीज की होगी जितना इन्फ्लेटेड यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैन सिटी ने किया है, अपनी अर्निंग्स को दिखाया है। तो देखते हैं, तो ये हो सकता है नहीं हो, मतलब असलियत क्या है मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली एज चेल्सी फैंस हम चाहेंगे कि हमारे क्लब को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और लॉजिकल चीज ये है कि आप जब पैसा खर्च करते हैं ट्रांसफर मार्केट में, तो आप क्या फाइनेंशियल लूप होल्स हैं और क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस का। तो ये पूरा जो है अब माजरा चल रहा है, और देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। थोड़े दिन में हमको और क्लैरिटी मिलेगी, तो देखते हैं किस तरीके से मैन सिटी को पनिश किया जाता है अगर ये सारे आरोप सत्य हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है नियर फ्यूचर में। आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होता? आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से मैनचेस्टर सिटी को यहां पर पनिश कर सकती है एफए, या फिर यूएफए की तरफ से भी कुछ आ सकता है? चलिए फिर नजर बना के रखेंगे हम इस मामले पे। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक ध्यान रखें अपना। टेक केयर एंड पीस।